Hey बच्चा पार्टी व्हाट्सअप। दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। एंड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज एक नया प्लेलिस्ट। एक ऐसा प्लेलिस्ट जहाँ पे हम पूरे चैप्टर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। एक ऐसा प्लेलिस्ट जहाँ पे हम हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पूरे चैप्टर्स के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए बहुत जल्दी एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये वाले प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे। इस प्लेलिस्ट में आप लोग कौन कौन से चैप्टर्स को देखने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को देखने वाले हैं। आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी को देखने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स को देखने वाले हैं एंड मैथ्स के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे नए प्लेलिस्ट में जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा टॉपिक है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, आईसीएसई के बच्चों के लिए पहले कुछ चैप्टर्स को बिलोंग करता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। सो बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बहुत जरूरी है कि मैं आप लोग को बोल दूं व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, पता है आप लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? चलिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अब सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चा यही है कि अगर आपके पास दो जॉब ऑफर है, ठीक है, एक जॉब आपको पे कर रहा है 30,000 रुपीज पर मंथ, दूसरा जॉब ऑफर आपको पे करेगा 40,000 रुपीज पर मंथ, और आपको बोला जाएगा कि ये दो जॉब ऑफर में से कुछ एक को चूज करिए। आप किसको चूज करेंगे? आप उसी जॉब को चूज करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा देगा। आप बोलेंगे सर मैं तो 40,000 वाला ही नौकरी को चूज करने वाला हूं। तो आपने किसको ठोकर मार दिया? आपने 30,000 वाली नौकरी को ठोकर मार दिया। तो जिसको आपने छोड़ा वो आपके लिए है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसको आपने जाने दिया वो आपके लिए बन जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। तो ये था हम लोग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बिफोर लर्निंग व्हाट इज पीपीएफ या फिर पीपीसी या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। सो पीपीसी जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है इसको बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या। ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सारे गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का जिसको बनाया जा सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द गिवन टेक्नोलॉजी। ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? सर समझ में नहीं आया, आपने जो कुछ भी डेफिनेशन पढ़ा ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो ठीक है, चलिए आप लोग को कुछ एक टेबल बताया जाएगा, आप लोग को कुछ अजम्पशंस बताया जाएगा एंड उसके बाद हम लोग वापस से डेफिनेशन आएंगे और आप बोलेंगे सर देखिए कितनी इजीली मेरे को ये समझ में आ गया। तो इसके कुछ अजम्पशंस की तरफ बढ़ते हैं। जब कभी भी इकोनॉमिक्स में कुछ भी थ्योरी पढ़ा जाता है या कुछ भी लॉ पढ़ा जाता है उसके कुछ अजम्पशंस रहते हैं। इकोनॉमिक्स इज फुल ऑफ अजम्पशंस। व्हाई? बिकॉज सर आप यहाँ पे रियल लाइफ को स्टडी करने का कोशिश कर रहे हो, रियल लाइफ में अजम्पशंस के बिना आप चीजों को स्टडी नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के भी कुछ अजम्पशंस हैं। तो सबसे पहला इसका अजम्पशंस क्या हो जाएगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो अजम्पशंस, सबसे पहला अजम्पशन इसका यही हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड। जब कभी भी ये थ्योरी को पढ़ा जा रहा है आप ये अज्यूम करके चलेंगे द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इज फिक्स्ड। ठीक है। दूसरा अजम्पशन आप ये बोलने वाले हो विद द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस आप सिर्फ दो ही गुड्स को बना सकते हो, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, अजम्पशंस पढ़ लेते हैं बच्चा, उसके बाद एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड फिर वापस से डेफिनेशन में आते हैं। तो देखिए कितना आपको इजी लगने वाला है। ठीक है। सो विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस आप सिर्फ दो ही गुड्स को बना सकते हो। ठीक है। और क्या इसके अजम्पशंस हैं? इसके अजम्पशंस ये हैं कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं आप सबको फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो। दैट इज, रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। मतलब आप अपना कोई भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी रिसोर्स आपको दिया गया आप उसको बेस्ट से बेस्ट मैनर में यूज कर रहे हो। उसके बाद आपको क्या बोला जा सकता है अजम्पशन में? रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। तो पॉइंट नंबर 2 में आपको बताया गया था कि मेरे पास जो रिसोर्स है जो कि फिक्स्ड है उसके मदद से मैं सिर्फ दो ही गुड्स को बना सकता हूं। तो अजम्पशन नंबर 4 में आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो मेरे रिसोर्सेस हैं ये रिसोर्सेस मेरे इक्वली एफिशिएंट नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये रिसोर्सेस काफी तेजी से कुछ चीजों को बना ले तो दूसरी चीजों को बनाने में उनको डिफिकल्टी लगे। याद रखिए आपके पास जो रिसोर्स है, लेट लेट मी अज्यूम ये जो रिसोर्स है ये मेरा लेबर है। तो आपके पास जो लेबर है उस लेबर के मदद से आप सिर्फ दो ही गुड्स बना सकते हो। और ये दो गुड्स क्या क्या है सर? ये दो गुड्स को ले लेते हैं, गन्स एंड बटर।
ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 मेरे को ये बोल रहा है कि मेरे रिसोर्सेस, मेरे लेबर जितने एफिशिएंटली ये लोग गन्स बना सकते हैं उतना ही एफिशिएंटली ये लोग बटर नहीं बना सकते। ठीक है। फिर अजम्पशन नंबर 5 मेरे को ये बोलता है कि जब कभी भी ये थ्योरी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उस समय हम भैया ये अज्यूम करके चलते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी टेक्नोलॉजी है वो फिक्स्ड है। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ठीक है। तो ये 5 अलग अलग अजम्पशंस के मदद से अब हम एक टेबल को देखने वाले हैं। ठीक है। ये टेबल को हम नाम देते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। डेफिनेशन अब भी आप लोग को समझ में नहीं आया है, ठीक है? अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया है तो अंत तक ये वीडियो में जुड़े रहिए। ठीक है। तो एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं सर। चलिए बच्चा करते हैं। सो टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेट्स से मेरे को दिया गया है सबसे पहले वाले कॉलम में पॉसिबिलिटी। ठीक है। दूसरे वाले कॉलम में लेते हैं गन्स को। तीसरे वाले कॉलम में लेते हैं बटर को। ठीक है। बाकी के कॉलम्स को हम लोग जोड़ेंगे जब कभी भी नेसेसिटी हम लोग को आएगा। ठीक है। एक पहला वाला कॉलम के पहले भी एक ले लेते हैं। ठीक है। ये वाला कॉलम को ले लेते हैं लेट्स से लेबर, क्योंकि हमारा लेबर कांस्टेंट है तो उसको दिखा देते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया लेबर। ठीक है। चलिए लेट्स से मेरे पास इनिशियली 10 लेबर थे। ये 10 लेबर को यूज करके मैं कितना गन्स बना रहा हूँ और कितना बटर्स बना रहा हूँ? मैं 21 गन्स बना रहा हूँ और 0 बटर बना रहा हूँ। 10 के 10 लेबर को मैंने कहा कि भैया आप सबके सब मिलकर गन्स बनाइए, बटर मेरे को नहीं चाहिए। तो इन्होंने मिलकर 21 गन बनाया और 0 बटर बनाया, और ये जो मेरे को कॉम्बिनेशन मिला 21 एंड 0 का, इसको नाम दे देते हैं कॉम्बिनेशन ए। ठीक है। चलिए फिर मैंने कहा मेरे 10 के 10 लेबर को कि भैया एक काम करिए, आप 1 बटर बनाइए कम से कम। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है सर हम 1 बटर बनाएंगे। तो अब मेरे को थोड़ा सोच के बताइए, अगर मेरे 10 लेबर ने अब 1 बटर ज्यादा बना, अगर ये लोग मिलकर 1 बटर ज्यादा बना रहे, तो क्या गन्स अभी भी 21 बना पाएंगे ये लोग? थोड़ा सोच के बताइए। गन्स ये लोग 21 नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब 10 के 10 लेबर एफिशिएंटली काम कर रहे थे, 2400 घंटे काम कर रहे थे, ये लोग मिलकर कितना गन्स बना रहे थे? 21 गन्स एंड 0 बटर्स। अब मैं इनमें से कुछ इंसानों को बोलूंगा कि भैया आप एक काम करिए 1 बटर और बनाइए, तो गन्स 21 नहीं बन पाएंगे। लेट्स से कि गन्स मेरा बन रहा है 20, और ये जो पॉसिबिलिटी मेरे को मिला इसको हम नाम दे देंगे। ठीक है। फिर मैंने अपने 10 के 10 लेबर को कहा कि भैया एक काम करिए, यही प्रोसेस को करते रहिए, 1 1 बटर आप ज्यादा बनाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। तो अब जब वो लोग 1 बटर ज्यादा बना रहे हैं तो मेरे को पता चल रहा है सडनली मेरे पास कितने गन्स बन रहे हैं? मेरे पास 18 गन्स बन रहे हैं। ठीक है। इसको हम नाम देने वाले हैं पॉसिबिलिटी सी। ठीक है। पॉसिबिलिटी सी को रेड से लिख देते हैं, यस। फिर मैंने उनको कहा कि भैया एक काम करिए, यही प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। तो वो 3 बटर बना रहे हैं, मेरे को पता चला अब कितने गन्स मेरे पास बन रहे हैं? मेरे पास 15 गन्स बन रहे हैं। फिर 4 बटर बना रहे हैं, कितने गन्स मेरे पास बन रहे हैं? मेरे पास 11 गन्स बन रहे हैं। फिर 5 बटर बना रहे हैं, कितने गन्स मेरे पास बन रहे हैं? मेरे पास बन रहे हैं 6 गन्स। फिर ये लोग 6 बटर बना रहे हैं और मेरे पास कितने गन्स बन रहे हैं? मेरे पास बन रहे हैं 0 गन्स। ये सारे पॉसिबिलिटी को नाम दे देते हैं डी। ओके। सो पॉसिबिलिटी डी, पॉसिबिलिटी ई, पॉसिबिलिटी एफ एंड पॉसिबिलिटी जी। और हर एक केस में मेरे पास लेबर उतने के उतने ही है, 10 10 एंड 10। हर एक केस में 10 लेबर हैं जिनको मैं एफिशिएंटली यूज कर रहा हूं बनाने के लिए क्या? गन्स एंड बटर्स। और इन लोगों को मैंने जब कहा कि भैया गन्स एंड बटर्स बनाइए, या फिर एक काम करिए आप एक एक करके बटर्स को ज्यादा बनाइए, तो गन्स के केस में मेरे को कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन को हम लोग प्लॉट करते हैं एक ग्राफ में। ठीक है। सो ग्राफ मेरा कैसा दिखता है? ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ग्राफ में आप एक काम करिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए गन्स और बटर में से वो कौन सा गुड है जिसको आप गेन कर रहे हो एज यू गो डाउन द टेबल। जैसे हम ए से बी, बी से सी जा रहे हैं, कौन से गुड्स को गेन किया जा रहा है? इट इज बटर। बटर को आपने गेन किया एंड गन्स को आपने सैक्रिफाइस किया या फिर लूज किया। तो जब कभी भी ग्राफ बनाएंगे हमेशा याद रखिएगा कि वाई एक्सिस में वो सैक्रिफाइस वाला गुड्स को हम रखने वाले हैं, दैट इज गन्स, एंड एक्स एक्सिस में गेन वाले गुड को हम लोग रखने वाले हैं, दैट इज बटर। ठीक है। चलिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन 21 एंड 0 को लेकर क्या दिया गया है मेरे को? तो 21 0 कुछ यहां दिखेगा मेरा, ये आप लोग का बंडल ए है, पॉसिबिलिटी ए है। उसके बाद 1 20 को जब मैं प्लॉट करने जाऊंगा कहीं ऐसा दिखने वाला है, फिर पॉइंट सी ऐसा दिखेगा। ये सारे अलग अलग पॉइंट्स को ड्रॉ करके जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा और मेरे को जौन सा कर्व मिलेगा, इस कर्व को बोला जाता है बच्चा पीपीएफ,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर कर्व। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके। तो दिस इज योर पीपीएफ। सो सर पीपीएफ है क्या? पीपीएफ एक ग्राफिकल कॉम्बिनेशन है वो सारे बंडल्स का, जिसको प्रोड्यूसर अपने गिवन रिसोर्सेस और गिवन टेक्नोलॉजी के साथ प्रोड्यूस कर सकता है। पीपीएफ एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा है। किसके लिए ये लक्ष्मण रेखा है? ये एक प्रोड्यूसर के लिए लक्ष्मण रेखा है। ये एक प्रोड्यूसर को बोलता है कि भैया आपके पास 10 लेबर है, आपके पास इतना ही टेक्नोलॉजी है, ये 10 लेबर्स के मदद से आप कितने गन्स एंड बटर्स बना सकते हो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक प्रोड्यूसर के लिए लक्ष्मण रेखा है। प्रोड्यूसर को बोलता है कि यू कैन प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट, आप इतना बना सकते हो, आप इतना बना सकते हो, लेकिन ये जो लक्ष्मण रेखा है इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब वापस से डेफिनेशन में आते हैं और देखिए कितना इजी हो जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स का, जिसको आप गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी के साथ प्रोड्यूस कर सकते हो। आर वी क्लियर? इतना इजी था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम बात करेंगे, एंड शिफ्ट्स एंड रोटेशंस के बारे में बात करेंगे। अभी भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, चलिए ये कर्व को ले जाते हैं नीचे, इसको कर देते हैं कट। जब जरूरत पड़ेगा इसको वापस से प्रकट कर लेंगे। ठीक है, सर आपने जब ये वीडियो को स्टार्ट किया आपने बताया था अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड कुछ बनाते हैं जिसको हम एमओसी बोलने वाले हैं। एमओसी का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड बच्चा हमेशा याद रखिए, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड का मतलब हमेशा एन एडिशनल होता है, एक ज्यादा। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहला वाला डैश है, क्यों डैश है आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, दूसरे वाले केस में एक एक ज्यादा बटर पाने के लिए मैं कितना गन्स को सैक्रिफाइस कर रहा हूं? मैं एक गन को सैक्रिफाइस कर रहा हूं। एक ज्यादा बटर पाने के लिए मैं कितने गन्स को सैक्रिफाइस कर रहा हूं? वापस से मैं 2 गन्स को सैक्रिफाइस कर रहा हूं। एक ज्यादा बटर पाने के लिए मैं कितने गन्स को सैक्रिफाइस कर रहा हूं? वापस से मैं 3 गन्स को सैक्रिफाइस कर रहा हूं। वापस से एक ज्यादा बटर के लिए मैं कितने गन्स को सैक्रिफाइस कर रहा हूं? मैं 4 गन्स को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। देन मैं 5 गन्स को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, एंड फाइनली मैं 6 गन को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। ये है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या बोला जा सकता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में? कि सर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is the units of a good sacrificed to gain 1 unit of the another good, to gain 1 more unit of the another good। कितना इजी है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कि सर आप कितने गन्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो सो दैट आप एक एक्स्ट्रा बटर पा सको, वही तो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सर आपने सबसे पहले वाले में डैश क्यों डाला? तब मेरे को बताइए, जब मैंने 1 निकाला तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि 0 से 1 हुआ, 21 से 20 हुआ, लेकिन क्या इसके पहले कुछ है? इसके पहले तो कुछ भी नहीं है। क्या मैं यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता, एंड इस वजह से ही मैंने यहाँ पे डाला एक डैश। ठीक है, चलिए एक और चीज देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, कि सर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने जो बनाया है ये इंक्रीजिंग है। यस, ये वाला इंक्रीजिंग है। ठीक है, आप में से कोई मेरे को बोल सकता है ये इंक्रीजिंग क्यों है? सोचिए सोचिए, अजम्पशंस हम लोग पढ़े थे। यस, आप सही हो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि सर हमने अजम्पशंस में पढ़ा था कि मेरे रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में। इसका मतलब मेरे रिसोर्सेस जो कि लेबर है इस एग्जांपल में, लेबर्स जितने तेजी से, जितने फुर्ती से, जितने एफिशिएंटली ये लोग गन्स बना सकते हैं, उतने फुर्ती से, उतने एफिशिएंटली ये लोग बटर को नहीं बना सकते। और उस वजह से ही आपको जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रहा है ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए आते हैं एक नए कॉलम को ऐड करने में जिसका नाम है MRT। ठीक है, अगेन एम का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? एम का मतलब मार्जिनल है। MRT का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, MRT को आप कैसे निकालते हो? यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन्ड। ओके, पहले वाला डैश क्यों डैश है अब आप मेरे को खुद बताएंगे। दूसरे वाले केस में, ठीक है, मेरे को बताइए एक एक्स्ट्रा बटर पाने के लिए आप कितने गन्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो? एक एक्स्ट्रा बटर पाने के लिए आप 1 गन को सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो आपका MRT कितना आ जाएगा? यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड। आपने कितने गन्स को सैक्रिफाइस किया? आपने 1 गन को सैक्रिफाइस किया। कितने बटर्स को पाने के लिए? आप 1 बटर को पाने के लिए, तो दैट इज योर MRT। फिर दूसरे वाले केस में MRT कितना आ जाएगा? आप 2 गन्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो 1 बटर पाने के लिए, आप 3 गन्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो
एक बटर पाने के लिए। 4 गन्स को सैक्रिफाइस किया जा रहा है एक बटर पाने के लिए। 5 गन्स को सैक्रिफाइस किया जा रहा है एक बटर पाने के लिए। एंड 6 गन्स को सैक्रिफाइस किया जा रहा है एक बटर पाने के लिए। तो ये है आप लोग का MRT। आई होप आप लोग का MRT का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ठीक है। MRT, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो MOC की तरह ही लग रहा है। हाँ बच्चा, MRT MOC की तरह ही है। कुछ केसेस में हो सकता है आपका MRT अलग आए, लेकिन इसको एज अ थंब रूल याद मत रखिएगा कि MOC जो है MRT वही है। ठीक है। MRT का फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे रेट का मतलब होता है एक रेशियो। यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है हम उसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। अच्छा चलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्राफ में जब कभी भी आप कुछ भी बनाते हो, हर एक चीज का स्लोप मेजर किया जा सकता है। स्लोप मतलब वो कितना इंक्लाइंड है। ठीक है। तो ये जो सर आपने PPF बनाया जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, आप उसके स्लोप को कैसे मेजर करते हो? तो हम बोलते हैं द स्लोप ऑफ PPF, या फिर PPC बोलिए, बात एक ही है, इज मेजर्ड बाय MRT। MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आप PPF के स्लोप को मेजर करते हो। ठीक है, कितना इजी था। ठीक है। तो ये MRT हमको बोलता है PPC के स्लोप के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा PPC के बारे में कुछ जानते हैं और MRT के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है। अच्छा सर, MRT आप अगर बोले तो आपका डिक्रीजिंग आ सकता है कभी कभी। ठीक है। सर अगर आप कभी किसी टेबल में निकालने का कोशिश करेंगे, MRT आपका कांस्टेंट आ सकता है या फिर MRT आपका इंक्रीजिंग आ सकता है। जरूर बच्चा, ये सब पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। तो अगर हम PPF के स्लोप के बारे में बात करें, तो जब MRT डिक्रीजिंग होता है तो PPF का जो शेप होता है उसको कन्वेक्स बोला जाता है। ठीक है। सर PPF कैसा दिखेगा? PPF बच्चा कुछ आपका ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है। जब MRT आपका कांस्टेंट आता है तो PPF आपका स्ट्रेट लाइन आता है। सर स्ट्रेट लाइन के केस में PPF कैसा दिखेगा? PPF कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है। ठीक है। एंड फाइनली जब PPF आपका इंक्रीजिंग होता है, उस केस में जब MRT आपका इंक्रीजिंग होता है उस केस में PPF का शेप आपका क्या आना चाहिए? उस केस में आपका PPF का शेप आना चाहिए कनकेव, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि हमारे लिए PPF है इंक्रीजिंग, हमारे लिए PPF डिक्रीजिंग नहीं है, हमारे लिए PPF कांस्टेंट नहीं है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हम अपने सिलेबस में कवर नहीं करने वाला है। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चलते हैं कि मेरा जो कुछ भी PPF दिया गया है उसके लिए जो मैं MRT बना रहा हूँ वो MRT इंक्रीजिंग होता है। और क्योंकि MRT इंक्रीजिंग होता है करके आपको जो PPF मिलता है, इट इज ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन से कन्वेक्स नहीं है, ये ओरिजिन से मुकाबले स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ओरिजिन के मुकाबले क्या है? ये ओरिजिन के मुकाबले कनकेव है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जो MRT मिला यहाँ पे, ये क्या है? ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीजिंग है। उस वजह से PPF आपको जो मिलता है वो कनकेव मिलता है। तो यहाँ से हमको दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दिख जाते हैं PPF का। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि PPF इज कनकेव टू द ओरिजिन। और ये कनकेव क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT। और दूसरा हम लोग को यहां से प्रॉपर्टी ये दिख जाता है कि सर आपने जो PPF बनाया, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। जब कभी भी आप एक ग्राफ बनाते हो, ग्राफ या तो आपका ऊपर की तरफ जा सकता है या तो ये नीचे की तरफ आ सकता है। ग्राफ नीचे की तरफ आने का क्या मतलब है? नीचे की तरफ आने का यही मतलब है कि सर अगर आप ज्यादा बटर्स बनाना चाहते हो तो आपको कुछ गन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट अजम्पशन। ये पहला अजम्पशन क्या था कि मेरे पास जो कुछ भी रिसोर्सेस है बच्चा, वो मेरे पास फिक्स्ड है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। और क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस फिक्स्ड है, तो अगर मैं वो 10 लेबर को बोलूं कि भैया आप थोड़ा सा ज्यादा बटर्स बनाइए, तो ऑब्वियसली उनके पास गन्स बनाने के लिए कम टाइम बचेगा और वो लोग कम गन्स बनाएंगे। तो क्योंकि मेरा ये इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है गन्स और बटर्स के बीच में, दोनों के बीच में एक उल्टा रिलेशनशिप है, उस वजह से मेरे को जो कुछ भी PPF मिलता है उसको हम बोलते हैं कि वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, वो कनकेव है ओरिजिन से। कनकेव क्यों है? क्योंकि इंक्रीजिंग MRT की वजह से। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है सर? क्योंकि अगर आपको एक गुड ज्यादा बनाना है तो दूसरे गुड्स को आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, आपके पास और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो ये कारण की वजह से मेरा PPF डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है। चलिए वापस से वो ग्राफ को प्रकट करते हैं, और ये रहा मेरा वो ग्राफ। तो ये आपको दिख रहा है PPF। ठीक है। चलिए इसको नाम दे देते हैं पॉइंट A।
इसको नाम दे देते हैं पॉइंट बी, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट सी, और एक नया पॉइंट बना देते हैं, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट बी। ठीक है। पॉइंट ए के बारे में बात करते हैं एंड पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी में आप पीपीएफ के अंदर में हो। ठीक है, ये जो पीपीएफ का रीजन है, आप इस रीजन के अंदर बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि आप अपने रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। आपने एक अजम्पशन को ओवरलुक किया। आपके पास 10 लेबर हैं, लेकिन 10 लेबर को आप यूज करके आप कम गन्स और कम बटर्स बना रहे हो। पॉइंट ए में अगर आप गन्स एंड बटर्स को देखोगे तो आप कितना बना रहे हो? लेट्स से आप यहाँ पे 2 बटर बना रहे हो एंड आप यहाँ पे 3 गन बना रहे हो। ठीक है, सो पॉइंट ए और पॉइंट बी, जब कभी भी आप पीपीएफ के अंदर में रहते हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यू आर अंडर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेस, अंडर यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, कितना लॉजिकल है? पॉइंट ए या फिर पॉइंट बी में अगर हो आप सर, आप अपने 10 के 10 लेबर को अच्छे से काम नहीं करवा रहे हो। आपने जो अजम्पशंस बनाया, आप उसी अजम्पशंस को ओवरलुक कर रहे हो। ठीक है। पॉइंट सी का क्या मतलब है? पॉइंट सी देखिए कहाँ पे, पॉइंट सी एग्जैक्टली पीपीएफ के ऊपर है। तो पॉइंट सी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि मैं अपने रिसोर्सेस को बेस्ट मैनर में यूज कर रहा हूँ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एंड फाइनली पॉइंट डी, क्योंकि पीपीएफ के बाहर में है, तो पॉइंट डी को मैं अचीव ही नहीं कर सकता। पॉइंट डी का मतलब क्या है? कि मैं बहुत गन्स और बहुत बटर्स बना रहा हूँ, लेकिन इतने सारे गन्स और इतने सारे बटर्स बनाने के लिए मेरे को बहुत सारे लेबर्स भी चाहिए। लेकिन मेरे पास लेबर्स कितने हैं? मेरे पास लेबर्स तो 10 ही है। तो पॉइंट डी को मैं बना ही नहीं सकता। तो पॉइंट डी को हम नाम देते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल, अनअटेनेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप अचीव ही नहीं कर सकते। पॉइंट ए बी और सी को क्या नाम दिया जाता है? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या फिर इनएफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, कुछ भी इसको नाम दीजिए, बात एक ही है। और पॉइंट डी में ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, और उस वजह से ही इसको नाम दिया गया है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए, ये आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो कि पीपीएफ के अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है, एंड सर पीपीएफ में अलग अलग पॉइंट्स आपको क्या इंडिकेट करता है। अगर आप पीपीएफ के अंदर में हो, दैट इज अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर आप पीपीएफ में हो, दैट इज अटेनेबल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप पीपीएफ के बाहर में हो, दैट इज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है। चलिए, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने में पीपीएफ में, दैट इज चेंज इन पीपीएफ। चेंज इन पीपीएफ। पीपीएफ में दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। ये दो प्रकार का चेंजेस क्या क्या है मेरा? एक चेंज को हम बोलते हैं शिफ्ट, दूसरे वाले चेंज को हम बोलते हैं रोटेशन। एक होता है मेरा शिफ्ट और दूसरा होता है मेरा रोटेशन। ठीक है। सर थोड़ा ग्राफिकली बताइए, उसके बाद आप इसको समझाइए। ठीक है, चलिए। तो अगर मेरा पीपीएफ कुछ ऐसा था, ठीक है, मेरा पीपीएफ कुछ ऐसा था, अगर किसी भी कारण के वजह से मेरा पीपीएफ बन जाता है कुछ ऐसा, तो इसको बोला जाता है शिफ्ट। या फिर किसी भी कारण की वजह से मेरा पीपीएफ आ जाता है अंदर की तरफ, इसको बोला जाता है शिफ्ट। तो शिफ्ट दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या है ये? एक शिफ्ट को हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, दूसरे वाले शिफ्ट को हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली रोटेशन का मतलब क्या है सर? रोटेशन का मतलब, अच्छा देखिए, अगर आपका इनिशियली पीपीएफ था कुछ ऐसा, ठीक है, और किसी भी कारण की वजह से आपका पीपीएफ बन जा रहा है कुछ ऐसा, तो इसको बोला जाता है रोटेशन। या फिर पीपीएफ बन जा रहा है कुछ ऐसा, इसको बोला जाता है रोटेशन। या फिर पीपीएफ बन जा रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, देखिए, कुछ ऐसा, इसको बोला जाता है रोटेशन। या फिर पीपीएफ बन जा रहा है कुछ ऐसा, इसको बोला जाता है रोटेशन। सो रोटेशन भी दो टाइप के होते हैं। ये जो आपको सबसे पहला वाला रोटेशन दिख रहा है, इसको बोला जाता है रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। और ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। सो जानते हैं पीपीएफ सर शिफ्ट कब होता है, पीपीएफ रोटेट कब होता है। ठीक है, चलिए, मैंने जो डायग्राम बनाया था, ठीक है, ये वाले डायग्राम में आपको पीपीएफ के बारे में बताया गया था क्या, कि सर पीपीएफ में आपके पास 10 ही लेबर है। ठीक है, ये 10 लेबर की मदद से आप चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, अगर अचानक से देश में वापस से कोविड जैसा कुछ पैंडेमिक आ जाता है, उसके वजह से मेरे कुछ लेबर्स का डेथ हो जाता है, तो मेरे को बताइए, मेरे पास बच गए अब 6 लेबर। पहले थे मेरे पास 10 लेबर, अब मेरे पास बच गए 6 लेबर। तो वो 6 लेबर की मदद से क्या मैं पहले जितना ही गन्स या बटर्स बना पाऊंगा? शायद नहीं। तो अब क्या होगा? अब मेरा पीपीएफ शिफ्ट होने वाला है अंदर की तरफ, और मेरा पीपीएफ दिखने वाला है कुछ ऐसा।
ठीक है। तो ये हुआ मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। या फिर ऐसा हुआ कि देश में बहुत सारे बच्चे कॉलेज से पास आउट होके आके काम के लिए, काम वर्क फोर्स को ज्वाइन करते हैं। तो अब मेरे पास जो पहले 10 लेबर थे, अब मेरे पास देश में हो गए 15 लेबर। तो अब मैं बना सकता हूँ कुछ ज्यादा, तो मेरा पीपीएफ कुछ दिखेगा ऐसा, जिसको हम बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। तो सर, पीपीएफ आपका शिफ्ट कब होता है? पीपीएफ मेरा शिफ्ट बच्चा दो कारण की वजह से होता है। सबसे पहला, अगर मेरा टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, या फिर चेंज इन रिसोर्सेस। चलिए पहले इसको डिस्कस किया है। चेंज इन रिसोर्सेस, अगर मेरे लेबर चेंज हो रहे हैं, लेबर बढ़ते हैं तो पीपीसी मेरा बाहर की तरफ जाता है, एंड लेबर कमता है तो पीपीसी मेरा अंदर की तरफ आता है। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है मेरा पीपीसी का चेंज होने का? चेंज इन टेक्नोलॉजी। सर, चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब यही है बच्चा, कि गन्स और बटर दोनों को ही लेकर मेरे पास एक नया टेक्नोलॉजी आया, तो उतने ही लेबर अब ज्यादा गन्स और बटर बना पाएंगे। क्वाइट लॉजिकल, ठीक है। अगर मैं अपने कोचिंग सेंटर में बैठ के 10 बच्चों को पढ़ा पाता, तो उतना ही था मेरे पास कैपेसिटी। लेकिन क्योंकि अब मैं इंटरनेट से कनेक्टेड होके यूट्यूब के मदद से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी मैंने अपग्रेड किया, तो अब इसी समय मैं हजारों बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो जब कभी भी टेक्नोलॉजी बढ़ा, अंकित सर का आउटपुट बढ़ा। सिमिलरली, जब कभी भी टेक्नोलॉजी गन्स और बटर्स को लेकर इंप्रूव होता है, तो पूरे इकोनॉमी का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होता है, और उस वजह से मेरा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होता है। सिमिलरली, देश में कुछ अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हुआ, उसके वजह से सारा का सारा फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी सब डिस्ट्रॉय हो गया, तो पीपीसी कहाँ चल जाएगा? पीपीसी चल जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो पीपीसी या फिर पीपीएफ में शिफ्ट के कारण क्या है? सर, दो कारण है। ये दो कारण क्या क्या है? या तो आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, या तो आपके रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से आप राइट की तरफ जाते हो, एंड टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज कमने की वजह से आप लेफ्ट की तरफ जाते हो। ठीक है। चलिए, अब आते हैं रोटेशन की तरफ, कि सर रोटेशन क्यों होता है, कब होता है? ठीक है। ये था मेरा पीपीसी। वाई एक्सिस में आप बनाते थे गन्स को, एक्स एक्सिस में आप बनाते थे बटर को। ठीक है। तो अगर देश में बटर को लेकर एक नया टेक्नोलॉजी आएगा, सिर्फ बटर को लेकर, गन को लेकर नहीं, सिर्फ बटर को लेकर अगर एक नया टेक्नोलॉजी आएगा, तो आपका उस उतने ही 10 के 10 लेबर, अगर पहले ये लोग मिलकर 6 बटर बना पा रहे थे, तो अब ये लोग मिलकर कितना बटर बना पाएंगे? मे बी 8 बटर्स। सो सिर्फ बटर को लेकर अगर देश में नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो आप देखते हो देर इज अ रोटेशन ऑन द एक्स एक्सिस। एंड सिर्फ बटर को लेकर अगर आपका टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो आप देखते हो कि आप पहले के मुकाबले कम बटर्स बना पा रहे हो, और इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑन द एक्स एक्सिस। सो आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ बटर को लेकर अगर जब कभी भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तब जाके आपको रोटेशन मिलता है। क्यों सर आप सिर्फ बटर के बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि बच्चा, अगर आप गन्स को भी यहाँ पे कंसिडर करोगे, तो ये तो शिफ्ट ही हो जाना है। ठीक है। तो गन्स को हम फिक्स्ड अज्यूम करेंगे, एंड सिर्फ बटर में हम लोग चेंजेस देख रहे हैं। एंड सिमिलरली, अगर सिर्फ गन्स को लेकर मेरे पास टेक्नोलॉजी चेंज हुआ रहता, सिर्फ गन्स को लेकर टेक्नोलॉजी देश में इंप्रूव हुआ रहता, तो उस केस में मैं उतने ही 10 के 10 लेबर की मदद से, पहले जहां पे मैं 21 गन बना पा रहा था, अब शायद मैं 30 गन्स बना पाऊं। ठीक है। सो यहाँ पे बोला जाता है देर इज अ रोटेशन ऑन द वाई एक्सिस। एंड सिर्फ गन्स को लेकर अगर मेरा टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ पे बोला जाता है दैट देर इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। देर इज अ रोटेशन ऑन द वाई एक्सिस। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, कि रोटेशन कब होता है? जब कभी भी किसी एक ही गुड को लेकर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। एंड शिफ्ट कब होता है? जब कभी भी दोनों गुड्स को लेकर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, या फिर दोनों गुड्स को लेकर आपका रिसोर्सेस चेंज हो रहा है। सो इतना ही था आप लोग के पीपीसी के बारे में। आई होप आप लोग को ये आज का पहला प्लेलिस्ट का वीडियो समझ में आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। सो अगर आपको ये समझ में आया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक्स देखना चाहते हैं इस प्लेलिस्ट में, तो उसको भी कमेंट करके बताइए। ठीक है। एंड जाते जाते आप लोग के लिए एक बोनस दिया जा रहा है, ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा। उस लिंक में आप देखेंगे कि देर आर सम एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, कि इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया है, उसके ऊपर कुछ वीडियो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में। तो पीपीएफ के ऊपर वो क्विज को जरूर अटेंड करिए, अपना स्कोर्स को देखिए, क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।